स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ब्रिलियंट डीप लर्निंग में। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के अर्थशास्त्र का पार्ट 1 विकास। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सोचिए, ये जो विकास शब्द है इसके बारे में सोचते ही आपके दिमाग में क्या आता है? विकास के बारे में सोचते ही हमारे दिमाग में आता है बड़ी बड़ी इमारतें हो सकती है, बड़े बड़े कारखाने हो सकते हैं, पक्की सड़क हो सकती है, अच्छा रेलवे स्टेशन, मतलब इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हमारे दिमाग में आती है। तो क्या यही सारी चीज़ें विकास है? क्या धन कमाना ही विकास है? जी नहीं, सिर्फ धन कमाना विकास नहीं हो सकता है। ठीक है, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम सबसे पहले देखेंगे विकास की परिभाषा। अब विकास की परिभाषा को देखते हुए विकास का मुख्य रूप से अर्थ क्या होता है? लोगों के जीवन को बेहतर बनाना। क्या बनाना? लोगों के जीवन को बेहतर बनाना। साथ ही उनको कैसा रखना? सुरक्षित रखना। साथ ही उनको सम्मानजनक बनाना, यानी कि हमारे देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनके जीवन में सुधार हो, वो सुरक्षित रूप से रहे और साथ ही साथ उनका सम्मान भी। यही होता है विकास का मुख्य रूप से अर्थ। विकास का अर्थ सिर्फ पैसा कमाना या बड़ी बड़ी इमारतें, कारखाने, यही नहीं होता सिर्फ। क्योंकि अभी मान लीजिए ना कि अगर आप पैसा कमा रहे हैं और कोई आपको सम्मान ना दे, आपके साथ दुर्व्यवहार हो, तो क्या उस पैसे का कुछ मतलब है? बिल्कुल नहीं। तो इसी के साथ सबसे पहले हम देखते हैं विकास के मुख्य रूप से परिभाषा। तो विकास का मुख्य रूप से अर्थ होता है लोगों के जीवन स्तर में सुधार लेके आना। अब लोगों का जीवन स्तर कैसे सुधरेगा? सोचने वाली बात है ना। लोगों के जीवन स्तर अगर हमको सुधारना है तो हम कैसे सुधारेंगे लोगों का जीवन स्तर? तो लोगों का जीवन स्तर हम सुधारते हैं पर्याप्त आय। उनके पास क्या होनी चाहिए? पर्याप्त आय होनी चाहिए। अच्छी शिक्षा भी होनी चाहिए। ठीक है, अच्छी शिक्षा होगी तभी तो पर्याप्त रूप से हम आय कमा पाएंगे ना। ठीक है, उसके बाद अच्छा स्वास्थ्य भी होना चाहिए। उसके साथ ही समानता और सम्मान। समानता और सम्मान सबसे महत्वपूर्ण है, नहीं तो आपकी इतनी आय को कोई अर्थ नहीं रह जाता। ठीक है, इसी के साथ साथ सुरक्षा और स्वतंत्रता, यानी कि लोगों के जीवन में सुरक्षा और स्वतंत्रता दोनों होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये मुख्य रूप से हमने विकास के तत्व भी देख लिए। अब हम ये देखने वाले हैं कि विकास का अर्थ देखो, अगर हम आपसे पूछेंगे तो आपके लिए विकास का अर्थ क्या है? कि मैम हम तो अच्छे से परसेंटेज लेके आए, 95, 97, 98% तक बनाए, यही हमारे लिए विकास है। किसी के लिए विकास का अर्थ अलग होता है, किसी के लिए विकास का अर्थ अलग होता है। जैसे कि एक किसान है, एक किसान के लिए विकास का अर्थ क्या होगा? उसकी अधिक से अधिक फसल हो। ठीक है, उसकी फसल का उत्पादन अच्छा हो और बेहतर दाम मिले, यानी उसकी फसल को उसको बेहतर दाम मिले, उसको लाभ हो, उसको मुनाफा हो। ठीक है, अब एक भूमिहीन, मान लो कोई मजदूर है, उसके पास भूमि नहीं है, तो उसके लिए विकास का अर्थ क्या होगा? वर्ष भर उसको काम मिल जाए, है ना, उचित मजदूरी मिले, यानी कि अच्छी मजदूरी, उसको अच्छा पैसा मिले, स्कूल की सुविधा, यानी कि उसके बच्चों को स्कूल की सुविधा दी जाए। ठीक है, अब एक विद्यार्थी के लिए विकास का मतलब क्या होगा? उसके कौशल का विकास हो, है ना, उसको अच्छे अच्छे काम करते आना चाहिए। जितने भी मुख्य रूप से सारी चीज़ें जो उसके कौशल के लिए ज़रूरी है वो भी तो उसको आनी चाहिए। ठीक है, अच्छी शिक्षा हो। ठीक है, सुरक्षित रोजगार उसको मिले, यानी कि वो कोई विद्यार्थी ऐसी शिक्षा प्राप्त करे कि आने वाले समय में उसका रोजगार सुरक्षित हो जाए। ठीक है, चलिए अब एक महिला, सोचो ना, समाज में महिलाएं भी तो हैं, तो महिलाओं के लिए विकास का अर्थ अलग हो सकता है। कैसे? परिवार और समाज में उनको समानता मिले। क्या मिले? परिवार और समाज में समानता मिले, सम्मान तथा सुरक्षा मिले। सारी ही महिलाओं का मुख्य रूप से यही रहता है कि हमको सम्मान के साथ साथ क्या मिलनी चाहिए? सुरक्षा भी मिलनी चाहिए। ठीक है, अब परिस्थितियां अलग होने के कारण सभी विकास के लक्ष्य अलग होते हैं। यानी कि देखो, इनकी परिस्थिति अलग है, इनकी परिस्थिति अलग है। वैसे ही मान लो कोई व्यापारी है, तो व्यापारी के लिए विकास का अर्थ क्या होगा? कि उसका व्यापार अच्छा बढ़े, उसको अच्छा मुनाफा हो। यानी कि हर एक व्यक्ति की परिस्थितियां अलग होते हुए उसके लिए विकास का अर्थ अलग हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं परस्पर विरोधी लक्ष्य। अब देखिए, यहाँ पे एक बहुत प्रमुख लाइन लिखी है, एक विकास दूसरे का विनाश। इसका मतलब क्या है? हर एक व्यक्ति के लिए जो विकास माना जाता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो दूसरा व्यक्ति है उसके लिए भी वही चीज़ विकास हो सकता है कि उसके लिए वो विनाशकारी हो। अब कैसे?
इसको हम समझते हैं एक उदाहरण से, जैसे मान लीजिए हम एक बांध बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? बांध। हमारी सरकार ने सोचा कि चलो बांध बनाते हैं। अब सरकार बांध बना रही है तो इससे लाभ क्या होगा कि उद्योगपति, जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, उनको बिजली प्राप्त होगी। ठीक है। जितने भी किसान हैं उनको सिंचाई के लिए क्या मिलेगा? उचित रूप से पानी मिलेगा। ठीक है। लेकिन जो आसपास रहने वाले लोग हैं, आसपास यानी कि जिस क्षेत्र में बांध बनाया जा रहा है उस क्षेत्र में रहने वाला जो आदिवासी समुदाय है, उसके लिए तो ये दिक्कत का काम हो गया। कैसे? अगर बांध बनाया गया तो अगर बाढ़ आई नदी में तो उनकी भूमि डूब जाएगी। ठीक है। अगर बांध बनाना है तो उनको अपनी जगह से हटा के कहीं और स्थानांतरित करना पड़ेगा। अब आप ही बताइए, कोई आपसे कहे कि आप अपना घर छोड़ के चले जाएं कहीं और, तो आप जाएंगे क्या? कोई नहीं जाता। कोई जाता है क्या? नहीं जाता है। तो वैसे ही ये बांध बनाना उद्योगपति और किसान के लिए विकास होगा, लेकिन वहीं आदिवासियों के लिए ये विकास नहीं होगा। जितना भी जंगल में रहने वाला हमारा समुदाय है उनके लिए विकास नहीं होगा। इसी से एक मुख्य रूप से आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन दी गई है, जो एक व्यक्ति के लिए विकास है वह दूसरे के लिए विनाश भी हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार किसी व्यक्ति के लिए जो विकास माना जाए वो दूसरे के लिए भी विकास हो। ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देख रहे हैं आय और अन्य भौतिक लक्ष्य। अब आय और अन्य भौतिक लक्ष्य से क्या मतलब है? इससे मुख्य रूप से मतलब है कि ऐसा समझ लीजिए, दो प्रकार की चीज़ें होती हैं। एक होती है भौतिक वस्तुएं, एक होती है अभौतिक वस्तुएं। भौतिक वस्तुएं क्या होती है? भौतिक वस्तुएं यानी कि वो सारी वस्तुएं जिसे आप पैसे से खरीद सकते हैं। क्या क्या खरीद सकते हैं आप पैसे से? जैसे समझिए आप अपना घर खरीद सकते हैं। ठीक है। आप कार खरीद सकते हैं। ठीक है। आप अच्छी ज़मीन खरीद सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप पैसे से खरीद सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाएगी? भौतिक वस्तुएं। ठीक। लेकिन इससे ही विपरीत एक होता है अभौतिक वस्तुएं। अब अभौतिक वस्तुएं क्या होता है? अभौतिक वस्तुओं का मतलब होता है वो सारी वस्तुएं जो आप पैसे से नहीं खरीद सकते। ठीक। जैसे कि क्या नहीं खरीद सकते? सम्मान, हाँ, व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और सम्मान। अब ये सारी चीज़ें आप कभी भी पैसे से नहीं खरीद सकते। कैसे? देखिए, मान लीजिए आप एक व्यक्ति है, वो कितने की नौकरी कर रहा है? 60,000, है ना। 60,000 रुपये उसे मिल रहे हैं लेकिन उसको सम्मान नहीं मिल रहा है, तो उस 60,000 रुपयों का कुछ अर्थ रह जाएगा? नहीं रहेगा। या फिर एक और एग्जाम्पल से आप इमेजिन करिए कि आप जाते हैं विदेश में नौकरी करने। ठीक। आपको वहाँ मिल रही है 2 लाख रुपये महीने की तनख्वाह। वाह, बहुत अच्छी बात है, 2 लाख रुपये महीने की तनख्वाह आपको मिल रही है, लेकिन वहाँ आपके साथ हो रहा है दुर्व्यवहार, वहाँ आपके साथ हो रहा है भेदभाव। तो क्या ये जो विकास आपका हो रहा है, इतनी सारी आपको जो पैसे मिल रहे हैं, इससे आपकी मानसिक स्थिति ठीक रह पाएगी? बिल्कुल नहीं रह पाएगी। आप खुद सोचिए कि आपके साथ दुर्व्यवहार होगा, आपको कष्ट होगा, तो क्या आपकी मानसिक स्थिति ठीक रहेगी? नहीं ना। तो वो जो 2 लाख रुपए आपने कमाए हैं, वो आप कमा तो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो आपको खुशी नहीं दे पाएंगे। ठीक है। चलिए, यानी कि अब इधर से एक और चीज़ निकल के आती है कि अच्छा जीवन जीने के लिए केवल उच्च आय से नहीं होता, यानी उच्च आय काफ़ी नहीं है, बल्कि आपको क्या चाहिए? साथ में सम्मान भी चाहिए, सुरक्षा भी चाहिए, स्वतंत्रता भी चाहिए और बेहतर व्यवहार भी होना चाहिए। ठीक है। तो समृद्ध जीवन के तत्व कौन कौन से हो सकते हैं? इसको ध्यान से देखिएगा। समृद्ध जीवन के तत्व में सबसे पहला क्या आएगा? सम्मान, आत्मसम्मान और पहचान बहुत ज़रूरी है। ठीक। दूसरा व्यवहार। ठीक। तीसरा सुरक्षा मिलनी चाहिए। क्या मिलनी चाहिए? सुरक्षा। चौथा अच्छे अवसर मिलने चाहिए, फिर सम्मान। ठीक है। उसके बाद स्वतंत्रता, यानी कि अपनी पसंद से जीवन जीने की आज़ादी होनी चाहिए। ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम एक बहुत मुख्य रूप से एक चीज़ पढ़ने वाले हैं जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय आय। अब राष्ट्रीय आय क्या होता है? चलिए समझते हैं। राष्ट्रीय आय का मतलब होता है जब पूरे देश के जीवन स्तर में सुधार हो जाता है तो उसी को क्या कहेंगे? राष्ट्रीय विकास। सॉरी, राष्ट्र विकास समझ रहे हैं, गलत। हाँ, राष्ट्र विकास का अर्थ क्या होता है? राष्ट्र विकास का अर्थ होता है कि जब पूरे देश में रहने वाले लोगों का विकास एक साथ होगा। विकास कैसे होगा? अभी इसके पहले हमने पढ़ा। विकास का मतलब क्या होता है कि आपके या आपके आसपास रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार आना। तो राष्ट्र विकास क्या होगा?
राष्ट्र विकास वही होगा कि पूरे देश में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार आ जाना। अब वो सुधार कैसे आता है वो हम समझेंगे मुख्य रूप से आगे। ठीक, अब ध्यान से सुनिए। राष्ट्र विकास मुख्य रूप से ये बताता है कि पूरे देश में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार आ जाना। अब आप सोचिए 90s का जो टाइम पीरियड था, यानी 90s का जो समय था, उस दशक, वो जो दशक चल रहा था, उस वक्त हमारे देश में बहुत गरीबी थी। लेकिन उस समय को और आज के समय को अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं हमको विकास देखने को मिलता है। ठीक है, हाँ। अब हम एक मुख्य रूप से पढ़ने वाले हैं जीडीपी। जीडीपी का मतलब होता है, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, इसको हम सही कर देते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद। अब सकल घरेलू उत्पाद का अर्थ क्या है, चलिए फटाक से समझ लेते हैं। सकल घरेलू उत्पाद का अर्थ होता है कि देश की सीमाओं के भीतर, किसके भीतर? देश की सीमाओं के भीतर, देश की सीमा है ना, हमारे देश की सीमा के भीतर एक वर्ष में उत्पादित, कितने वर्ष में? एक वर्ष में, एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं, ये मुख्य रूप से याद रखना है। सकल घरेलू उत्पाद जब भी लिखने को आएगा तो उसमें क्या लिखेंगे? अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य ही क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद। कैसे? चलिए एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ठीक, मान लीजिए, है ना, मान लीजिए एक खेत है। क्या है? खेत। ये क्या है? खेत। इस खेत में आपने उगाया है गेहूं। ठीक है, ये एक बोरी है गेहूं की। ठीक, ये जो गेहूं है इसको एक किसान देता है एक मील वाले को। किसको दे रहा है? मील। मील किसकी होती है? आटे की होती है या गेहूं की होती है? बताइएगा। ठीक, कितने में दिया इसने? 10 रुपये में। हम ऐसा छोटा सा ही ले रहे हैं ना। कितने में बेचा इसने? इस गेहूं को एक मील वाले को बेचा 10 रुपये में। ठीक, अब ये मील वाला क्या करेगा? उसका आटा बनाएगा। गेहूं लिया है तो आटा बनाएगा। ठीक, आटा बनाया और इस मील वाले ने इसी गेहूं को बेचा एक बिस्किट के कारखाने वाले को। किसको बेचा? बिस्किट के कारखाने वाले को। अब बिस्किट वाले को बेचा है ना, तो बिस्किट वाला क्या करेगा? इस आटे से क्या बनाएगा? बिस्किट बनाएगा। ठीक, कितने में बेचा? पहले इसने 10 में खरीदा था तो खुद का मुनाफा अलग करते हुए कितने में बेचा? 20 में बेचा। ठीक, अब यही बिस्किट वाला इसको बेचेगा एक थोक की दुकान वाले को। बिस्किट बन गया है, उसने सारे उसमें शक्कर वक्कर जो भी केमिकल्स वगैरह होते हैं, मैदा आटा जो भी मिलाना था, उसको शेप देना, उसको पैक करना, सारी चीज़ें उसने जोड़ी और इसका क्या बना दिया? बिस्किट। और इस बिस्किट को इसने बेचा थोक वाले को 30 रुपये में। कितने में बेचा? 30 रुपये। अब थोक वाला देता है दुकानदार को। किसको बेचेगा? दुकानदार को। हम थोक की दुकान से थोड़ी ना खरीदते हैं, हम किससे खरीदते हैं? दुकानदार से। थोक वाले ने किसको दिया? दुकानदार को। अब ये जो दुकानदार है इसने इससे कितने में खरीदा? मान लो 40 रुपये में। कितने में खरीदा? 40 रुपये में। ठीक, और आपने यही बिस्किट का पैकेट मान लो खरीदा 50 रुपये में। कितने रुपए में खरीदा आपने? यहाँ मैंने लिखा है आप, यानी कि आप। ठीक, कितने में खरीदा आपने? 50 रुपये। अब 50 रुपये में आपने जो बिस्किट का पैकेट खरीदा है ना, इसमें इसी को बोलते हैं अंतिम वस्तु और सेवाएं। इसी को क्या बोलते हैं? अंतिम वस्तु और सेवाएं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सामान्य है कि ये जो पैसा है ये अपने आप जुड़ता गया ना। अब मुझे बताओ, आप दुकान वाले के पास जाते हैं तो आप उसको ऐसे अलग अलग दे के आते हैं कि भैया ये देना, आप आटे वाले को ये देना, आप गेहूं वाले को ये देना, आप पैक करने वाले को ये देना, आप थोक दुकान वाले को। ऐसा नहीं करते ना। हम क्या करते हैं? हम डायरेक्ट क्या करते हैं? हम डायरेक्ट 50 रुपये देते हैं। किसको? दुकानदार को। और ये सारी चीज़ें अपने आप जुड़ जाती हैं। इसी को बोलते हैं अंतिम वस्तुओं और सेवाएं। अब सेवाएं क्या है? सेवाओं का से मतलब है अभी गेहूं खुद चल के थोड़ी ना जाएगा मील वाले के पास, जाएगा क्या? नहीं। अब मील वाले ने जो आटा बनाया है वो खुद चल के थोड़ी ना जाएगा बिस्किट के कारखाने के पास, है ना। यानी किससे जाएगा? यातायात से, समझ गए? या परिवहन का प्रयोग करके, ट्रक, ट्रैक्टर, टेम्पो जो भी लग रहा है उससे जाएगा ना। तो वही चीज़ क्या कहलाती है? सेवाएं। ठीक है, चल अब इसी को देखो ध्यान से एक बार।
देश की सीमाओं के भीतर, किसके भीतर? देश की सीमा के भीतर कितने वर्ष में? 1 वर्ष में। कितने वर्ष में? 1 वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य। अंतिम वस्तुओं और सेवाएं समझ गए ना, कि जितने हमारे देश के अंदर जितने भी कारखाने जो भी सामान बना रहे हैं और जब आप उसको खरीदते हैं तो वही क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद। ठीक, चलिए अब एक और चीज़, जीडीपी केवल क्या बताती है? आर्थिक उत्पादन ही बताती है, वो स्वास्थ्य, शिक्षा और आय का वितरण नहीं दर्शाती। अब हमको आय का वितरण भी तो देखना है, तो आय का वितरण देखने के लिए हम क्या कर रहे हैं? अब हम मुख्य रूप से एक चीज़ पढ़ रहे हैं जिसको हम बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय। ठीक, अब प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या होता है? चलिए समझते हैं। देश की कुल राष्ट्रीय आय को वहाँ के कुल जनसंख्या से विभाजित करने पर ही क्या प्राप्त होती है? प्रति व्यक्ति आय। अब इसका मतलब क्या है? मान लो कि एक देश है, उसमें रह रहे 4 लोग। कितने लोग रह रहे हैं? 4। 1 2 3 4, 4 लोग, है ना? ऐसा छोटा सा देश होगा कोई सा, है ना? कितने लोग रह रहे हैं? 4। अब ये जो देश है इसमें रह रहे हैं 4 लोग। अब ये जो 4 लोग हैं, मान लो एक व्यक्ति कमाता है 10 रुपये, एक व्यक्ति कमाता है 20 रुपये। अरे यार थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। चार लोग हैं, देखिए 1 2 3 4। एक व्यक्ति कमाता है 10, एक व्यक्ति कमाता है 20, एक व्यक्ति कमाता है 30, ठीक, और एक व्यक्ति कमाता है फिर से 20 समझ लीजिए। ठीक, कितने हो गए? अब देखिए कितने हैं? 4 लोग। कितनी आय हो गई? 30 60 80। तो इसको हम कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए, कुल राष्ट्र आय, सबसे पहले हम किसको जोड़ेंगे? लोगों की आय को। तो कितनी हो गई है? 80। इसको हम किससे विभाजित कर देते हैं? कुल जनसंख्या से। अब जनसंख्या गिनिए, कितने लोग थे? 4 लोग। कितने थे? 4। तो ये कितना हो जाएगा? 20। और ये जो 20 आया है यही क्या कहलाता है? प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, समझ गए? हाँ, ये आप सूत्र याद रखिएगा कि कुल राष्ट्र आय को हम किससे विभाजित करते हैं? कुल जनसंख्या से। ठीक, अब हम ये उदाहरण दिया गया है, अगर आप देखना चाहें तो इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब ये बहुत बड़ा उदाहरण था तो हमने छोटे उदाहरण से लिया। ठीक है, चलिए अब बहुत एक मुख्य रूप से एक चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं, विश्व बैंक। ठीक, अब क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय जो है वो हमारे यहाँ पे मुख्य रूप से विश्व बैंक कौन निकालता है? विश्व बैंक। विश्व बैंक हर साल एक रिपोर्ट निकालता है। क्या निकालता है? एक रिपोर्ट। और वो रिपोर्ट कौन सी है? विश्व विकास रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट निकालता है? विश्व विकास रिपोर्ट। अब विश्व विकास रिपोर्ट का मतलब क्या होता है? विश्व विकास रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट है जो विश्व बैंक निकालता है। किसके आधार पर? प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। किसके आधार पर? प्रति व्यक्ति आय। ठीक, ये 2024 का डाटा है, तो ध्यान से सुनिएगा। इस रिपोर्ट के अनुसार जो भी व्यक्ति प्रति व्यक्ति आय, यानी कि हर एक व्यक्ति, हर ऐसा जो भी देश जिसकी आय 66,500 US डॉलर से अधिक होती है। किससे अधिक होती है? 66,500 US डॉलर के बराबर या उससे अधिक होती है तो वो देश माना जाता है समृद्ध देश। वो देश कैसा माना जाता है? समृद्ध या फिर उच्च आय वाला देश। ठीक, दूसरा, ऐसा देश जिसकी प्रति व्यक्ति आय 2300 US डॉलर, कितने? 2300 US डॉलर से कम या उसके बराबर होती है, वो देश माना जाता है निम्न आय या फिर कम आय वाला देश। ठीक, तो अब आई हमारे भारत की बारी। आई हमारे भारत की आय 2024 के अनुसार US डॉलर 11,000 पाई गई थी, है ना? कितनी पाई गई थी? US डॉलर 11,000, है ना? तो इसीलिए हमारा जो भारत है वो किस में आता है? मध्य आय वर्ग। किस में आता है? मध्य आय वर्ग में आता है। ये आप ध्यान रखिएगा, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि हमारा भारत जो है वो वर्ल्ड यानी कि विश्व विकास रिपोर्ट में के हिसाब से किस वर्ग में आता है? तो मध्य आय वर्ग में आता है। ठीक है, चलिए
चलिए अब हम पढ़ते हैं आगे का। ठीक, प्रति व्यक्ति आय तक तो हमने देख लिया। अब हम पढ़ रहे हैं कुछ विशेष तुलनात्मक अध्याय। ठीक, अब ये पढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप पहले इन्हें समझ लें। ठीक, देखो प्रति व्यक्ति आय तो हमने देख लिया ना। प्रति व्यक्ति आय यानी कि जिस किसी देश में रहने वाले लोगों की कुल आय को हम किससे विभाजित कर देंगे, वहाँ रहने वाले लोगों की कुल संख्या से। ठीक, अब हम पढ़ रहे हैं ये शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर और स्कूल उपस्थिति। ये जो है पहले आप इन्हें समझ लीजिए ताकि आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ आए। ठीक, चलिए सबसे पहला हम देखते हैं शिशु मृत्यु दर। क्या देख रहे हैं हम? शिशु मृत्यु दर। अब ध्यान से सुनिएगा, ये आपको परीक्षा में पूछा जाता है 2-2 नंबर में, क्योंकि ये जो पार्ट है ये 2 नंबर का आता है हर साल। ठीक है, तो आपको छोटी छोटी जो परिभाषाएं आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रति 1000 जीवित जन्मों पर होने वाली मृत्यु, यानी कि ऐसा समझ लीजिए कि 1 वर्ष से कम आयु यानी कि एक बच्चा जिसने जन्म लिया है वो अपना पहला बर्थडे मनाने से पहले ही उसकी डेथ हो जाती है, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी को हम कहते हैं शिशु मृत्यु दर। तो हम कितने बच्चों पर निकालते हैं? 1000। कितने बच्चों पर निकालते हैं? 1000, यानी कि 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे, यानी 1 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चे जिनकी मृत्यु 1 वर्ष यानी कि उनका पहला जन्मदिन आने से पहले ही हो जाती है, यानी वो 1 वर्ष के भी पूरे नहीं हुए हैं, उसके पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है, तो इसी को हम कहते हैं शिशु मृत्यु दर। और हम कितने बच्चों पर निकालते हैं इसको? प्रति 1000 बच्चों पर निकालते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि हम कितने बच्चों पर निकालते हैं? प्रति 1000 बच्चों पर। ठीक है, एक और चीज़, हमेशा शिशु मृत्यु दर कम ही होना चाहिए। ये बात आप ध्यान रखिएगा, बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि शिशु मृत्यु दर ज़्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए। कम होनी चाहिए ना, तो जितने कम बच्चों की मृत्यु होगी उतना अच्छा हमारे देश के लिए, यानी उतने बच्चे अच्छे पोषक हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला हम देख रहे हैं साक्षरता दर। अब साक्षरता दर का मतलब क्या होता है? साक्षरता दर का मतलब होता है 7 वर्ष या उससे अधिक, ध्यान से सुनिएगा, 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का प्रतिशत। किसकी जनसंख्या? साक्षर जनसंख्या। अब साक्षर का मतलब क्या होता है? साक्षर का मतलब ये होता है कि आपको किसी भी भाषा में लिखना या बोलना समझना आना चाहिए, इसी को हम कहेंगे साक्षर। ठीक है, मान लो कि अगर मुझे हिंदी नहीं आती, मुझे गुजराती आती है, ठीक है, अगर मुझे गुजराती आती तो क्या मैं अनपढ़ हो गई या मैं असाक्षर हो गई? ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या है कि मुझे गुजराती बोलना और लिखना दोनों आता है ना, भले ही कोई सी भी भाषा आती हो। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? साक्षरता दर। और साक्षरता दर कितने वर्ष से निकाली जाती है? 7 वर्ष से अधिक, क्योंकि 7 वर्ष तक का बच्चा तो अभी पढ़ रहा होता है। ठीक है, 7 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को किसी भी भाषा में पढ़ना और लिखना आना चाहिए। ठीक है, बच्चे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है नेट अटेंडेंस रेशो, यानी कि इसका मतलब होता है स्कूल में उपस्थिति, बच्चों की स्कूल में उपस्थिति। इसका मतलब क्या है कि 15 से 17 वर्ष की आयु के, ठीक है, 15 से 17 वर्ष की आयु का जो वर्ग है, ये याद रखिएगा, कितने से कितना है? 15 से 17 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों में से विद्यालय जाने वाले बच्चों की वास्तविक प्रतिशत, यानी कि ऐसे कितने बच्चे हैं 15 और 17 साल की जो आयु के जो वर्ग है, उसमें ऐसे कितने बच्चे हैं जो प्रतिदिन अपना स्कूल जाके आपकी हाजिरी लगाई जाए। ठीक है, अपनी हाजिरी लगवाते हैं वहाँ प्रतिदिन जाके, इसी को हम बोलते हैं स्कूल उपस्थिति अनुपात। ठीक है, चल अगला हम पढ़ रहे हैं। अभी देखिए, ये हमने आपको 3 चीज़ें समझाई। सबसे पहला शिशु मृत्यु दर, यानी कि 1000 मतलब जितने भी बच्चे पैदा हर 1000 बच्चों पे जीवित बच्चों की संख्या, जितने जीवित बच्चे पैदा हुए हैं और उनमें से ऐसे कितने बच्चे हैं जो अपना 1 वर्ष पूर्ण होने से पहले ही मर जाते हैं। ठीक, दूसरा आता है साक्षरता दर, यानी कि 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात। ठीक है, इसके बाद आता है अनुपात। कौन सा अनुपात हम देखेंगे? स्कूल उपस्थिति अनुपात। अब स्कूल उपस्थिति अनुपात हम कितने से कितने पर निकालते हैं? 15 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों पर निकाला जाता है। ठीक है, चलिए अब जो हम पहले टेबल देख रहे थे वो वापस देख लेते हैं।
अब आप ये बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। देखिए, प्रति व्यक्ति आय तो हमने देख लिया, है ना, प्रति व्यक्ति आय हमने देख लिया। प्रति व्यक्ति आय मुझे बताइए, हम तीन चीज़ें पर तीन राज्यों को की तुलना कर रहे हैं। सबसे पहला हरियाणा, केरल और बिहार, ठीक। अगर आप देखेंगे हरियाणा जो हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय तो बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी बात है ना। केरल की थोड़ी कम है ना, और बिहार की भी थोड़ी कम है ना, ठीक। लेकिन अगर हम शिशु मृत्यु दर देखें तो सबसे ज़्यादा किसकी है? केरल की। ये याद रखिएगा, शिशु मृत्यु दर किसकी है सबसे ज़्यादा? केरल की, ठीक है। और हरियाणा और बिहार की शिशु मृत्यु दर सबसे कम किसकी है? केरल की, सॉरी, सबसे कम किसकी है? केरल की। और हरियाणा और बिहार की ज़्यादा है। अभी हमने आपको बताया कि शिशु मृत्यु दर हमेशा कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो केरल की बहुत कम है, तो बहुत अच्छी बात है, तो ठीक। साक्षरता दर जो है वो केरल की सबसे ज़्यादा, साक्षरता दर यानी पढ़े लिखे लोगों की संख्या हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो हमेशा याद रखेंगे केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है, ठीक है। केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है, ठीक। इसके बाद हम देख रहे हैं स्कूल उपस्थिति अनुपात। अब ये जो स्कूल उपस्थिति अनुपात है, ये अगर हम देखें तो अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो स्कूल उपस्थिति अनुपात में हम देखेंगे तो केरल का सबसे अधिक है। स्कूल उपस्थिति अनुपात केरल का सबसे अधिक है, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं, ठीक। अब अगर आप इन तीनों को देखें तो हमको क्या समझ आता है कि हरियाणा, केरल और बिहार में अगर हम देखें तो हरियाणा जो है, हरियाणा की तो प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो इसको ये वाला जो राज्य है बहुत विकसित होना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं है। सिर्फ विकास आय से नहीं आप तोल सकते। अभी हमने आपको उसके पहले समझाया कि विकास का अर्थ सिर्फ आय ज़्यादा नहीं होता है। विकास का अर्थ आपकी सुरक्षा, आपका स्वास्थ्य, आप कितने शिक्षित हैं और आपको कितना सम्मान मिल रहा है, वो सारी चीज़ें दर्शाता है। और इसी हिसाब से जो केरल है, केरल में भले ही आय कम है लेकिन उसकी शिशु मृत्यु दर भी कम है, साक्षरता दर अधिक है और स्कूल उपस्थिति अनुपात भी अधिक है, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ रहे हैं वास्तविक विकास का निष्कर्ष, ठीक है। तो चलिए देखिए, अभी हमने जस्ट देखा कि केरल की जो साक्षरता दर है वो ज़्यादा है, ठीक है। केरल में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, बहुत अच्छी बात है। केरल में जो नेट अटेंडेंस रेशो है वो भी कैसा है? बहुत अधिक है, जो कि बहुत अच्छी बात है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो स्कूल अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं सार्वजनिक सुविधाएं और पीडीएस। पीडीएस का मतलब क्या होता है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। क्या होता है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सबसे पहले हम देखेंगे सार्वजनिक सुविधाएं क्या होती है, ठीक है। क्या देख रहे हैं? सार्वजनिक सुविधाएं होती क्या है? तो सार्वजनिक सुविधाओं का मतलब होता है सरकार द्वारा, किसके द्वारा? सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली मूलभूत सुविधाएं, जो सरकार हमको प्रदान करती है। ऐसी मूलभूत सुविधाएं जो हमको सरकार प्रदान करती है, वही क्या कहलाती है? सार्वजनिक सुविधाएं। कैसे? जैसे कि स्कूल, ठीक, अस्पताल, स्कूल, बच्चों को फ्री में स्कूल देना, बच्चे फ्री में स्कूल जाते हैं, कम खर्चे पे अस्पताल में सुविधा देना, पेयजल यानी पीने का अच्छा साफ पानी देना, सड़क, परिवहन, ये सारी सुविधाएं सरकार देती है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? सार्वजनिक सुविधाएं। और सरकार ये सुविधाएं क्यों दे रही है? अभी इसके पहले हमने पढ़ा सरकार हमें ये सारी सुविधाएं क्यों देगी? ताकि वो हमारा विकास कर सके, अच्छा स्वास्थ्य दे, अच्छी शिक्षा दे, ठीक है, अच्छा पानी दे हमें पीने के लिए, ठीक है। चलिए अब हम देख रहे हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अब ये क्या होता है? ध्यान से सुनिए। गरीब एवं ज़रूरतमंद परिवारों को उचित मूल्य पर खाद्यान्न, गेहूँ, चावल, चीनी उपलब्ध कराना ही क्या कहलाता है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सामान्य है। आप लोगों ने देखा होगा कंट्रोल करके एक जगह होती है, वहाँ पे 2 रुपये किलो गेहूँ, 2 रुपये किलो चावल दिए जाते हैं, है ना। तो वो जो कम खर्चे पे जो आपको 2 रुपये किलो गेहूँ, 2 रुपये किलो चावल खरीद रहे हैं, वही एक किसका प्रकार है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एक प्रकार है,
ठीक है, चलिए, यानी कि ध्यान से सुनेंगे, गरीब और ज़रूरतमंद मुख्य रूप से किनको दिया जाता है? ऐसे लोग जिनको ज़रूरत है, ठीक है, गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों को उचित मूल्य पर खाद्यान्न देने की जो पूरी प्रणाली है उसी को क्या कहते हैं? सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। आई होप आपको यहाँ तक सारा कुछ क्लियर होगा, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देख रहे हैं मानव विकास सूचकांक, ठीक। अब मानव विकास सूचकांक क्या है, ध्यान से समझिए। मानव विकास सूचकांक जो है ये हर साल एक संस्था निकालती है जिसको बोलते हैं हम UNDP, ठीक है। इसका अगर आप फुल फॉर्म देखें तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। हर साल यानी कि प्रति वर्ष UNDP, याद रखिएगा इसको फुल फॉर्म आपको मुख्य रूप से याद रखना है। प्रति वर्ष UNDP जो है वो एक रिपोर्ट जारी करता है और उस रिपोर्ट में एक सूचकांक जारी करता है जिसको हम बोलते हैं मानव विकास सूचकांक। क्या बोलते हैं उसको हम? मानव विकास सूचकांक। अब मानव विकास सूचकांक जो है, अभी देखिए अब हुआ क्या कि इसके पहले हमने एक रिपोर्ट देखी जो कि किसने निकाली थी? विश्व बैंक ने, है ना। अब विश्व बैंक ने वो जो रिपोर्ट निकाली थी वो थी प्रति व्यक्ति आय पे। किस पे थी? प्रति व्यक्ति आय पे। लेकिन ये जो रिपोर्ट है कौन निकालता है? UNDP। हर साल कौन निकालता है? UNDP। और कौन सी रिपोर्ट निकालता है? मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट, और उसी में एक सूचकांक देते, ठीक। अब इसमें वो आय के साथ साथ, ठीक, आय तो है, प्रति व्यक्ति आय तो है, लेकिन उसके साथ साथ स्वास्थ्य, शिक्षा और आय, ये तीनों चीज़ों को साथ में लेके चलता है, ठीक है। इसमें स्वास्थ्य भी आता है, शिक्षा भी आता है और आय भी आता है, ठीक। अब स्वास्थ्य में मुख्य रूप से क्या होता है? जीवन प्रत्याशा दर। जीवन प्रत्याशा दर, अभी सबसे पहले हम क्या समझ रहे हैं? जीवन प्रत्याशा दर। जीवन प्रत्याशा दर का मतलब क्या होता है? जीवन प्रत्याशा दर का मतलब सामान्य है कि कितने लंबे समय तक एक किसी देश में रहने वाले लोग कितने वर्ष तक अपना जीवन यापन करते हैं, यानी कि कितने वर्ष तक जी पा रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं जीवन प्रत्याशा दर। जैसे कि आज के समय में मुख्य रूप से 70 या 75 साल तक लोग जीते हैं, यानी कि जीवन प्रत्याशा दर ये हो गई, ठीक है, समझ गए? हाँ। अगला हम देखते हैं शिक्षा। तो शिक्षा में मुख्य रूप से हम क्या देखेंगे? साक्षरता दर, यानी कि पढ़े लिखे लोगों की संख्या, ठीक। स्कूली वर्ष, यानी कि बच्चे कितना स्कूल जा रहे हैं, 15 से 17 वर्ष की आयु के कितने बच्चे प्रतिदिन स्कूल जाके अपनी हाजिरी लगवाते हैं, ठीक। चलिए, और आय में हम क्या देखेंगे? प्रति व्यक्ति आय और सकल राष्ट्रीय आय, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद भी आएगा और राष्ट्रीय आय भी आएगी, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा, क्योंकि देखिए इसके पहले जो हमने रिपोर्ट देखी थी विश्व बैंक की, उसने जो रिपोर्ट निकाली थी वो सिर्फ किस पे थी? प्रति व्यक्ति आय पे। लेकिन ये जो रिपोर्ट है कौन निकालता है? UNDP। UNDP जो रिपोर्ट निकालता है ये स्वास्थ्य को भी दर्शाती है, शिक्षा को भी दर्शाती है और आय, तीनों को साथ में लेके चलती। सिर्फ आय पे ध्यान नहीं देती, शिक्षा और स्वास्थ्य पे भी देती, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं सतत विकास। क्या पढ़ रहे हैं? सतत विकास। अब ध्यान से समझिएगा, ये परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक। ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करे तथा भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को नुकसान न पहुंचाए। इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, ध्यान से समझिए। ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करे, यानी कि आपकी आवश्यकताएं भी पूरी हो जाए और भविष्य में जो आने वाले जनरेशन है, यानी कि भविष्य में जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए भी बचे। यानी कि ऐसा नहीं हो कि आज हमने इतना विकास कर दिया कि आने वाली पीढ़ी जो है उसको जल ही नहीं मिल रहा है, उसने कभी जंगल ही नहीं देखे हो। ऐसा विकास किसी काम का नहीं होता है। इसीलिए हम क्या लेके आए? सतत विकास, ठीक। और सतत पोषणीय विकास या सतत विकास का मतलब मुख्य रूप से ये होता है कि ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की, सबसे पहली बात तो आपकी आवश्यकता हम पूरी करेंगे। विकास होगा तो आपकी आवश्यकताओं के लिए तो होगा, ठीक। आपकी आवश्यकता तो पूरी हो रही है, लेकिन इतना भी नहीं करना चाहिए कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ बचे ही ना। हमको उनका भी ध्यान में रखते हुए विकास करना है,
ठीक है। मान लीजिए कि एक जंगल है, हमने हमारे यहाँ जितने भी जंगल हैं विकास के नाम पर हम जंगलों को काट देते हैं कि हमको रोड बनानी है, हमको बड़े बड़े ब्रिज बनाने हैं। लेकिन मुझे बताइए कि आने वाले समय में जो पीढ़ियाँ हैं उनके लिए फिर दिक्कत होगी ना, उनको तो जंगल या पेड़ मिलेंगे ही नहीं। ठीक, तो ऐसा विकास किसी काम का हुआ क्या? नहीं हुआ। कि ठीक, अब हम देख रहे हैं इसमें दो प्रकार होते हैं, नवीनीकरण और अनवीनीकरण। ध्यान से सुनिए, नवीनीकरण यानी कि वो चीज़ें जो एक बार आप इस्तेमाल करते हैं तो दोबारा वो अपने आप बन जाती है, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। मुझे बताइए, सौर ऊर्जा लगातार आ रही है, सूरज हमें लगातार ऊर्जा दे रहा है, उसी से हम क्या बनाते हैं? सौर ऊर्जा बनाते हैं। ठीक है। पवन ऊर्जा यानी कि हवा से बनने वाली, ऐसा तो होगा नहीं कि हवा चलना ही बंद हो जाएगी, है ना। तो पवन ऊर्जा भी कैसी है? नवीनीकरण, यानी एक बार आपने इस्तेमाल किया तो आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, अब अगला है अनवीनीकरण। नवीनीकरण देखिए, शब्द से आप समझते हैं नवीन, ये नवीन होगा, ये नया बनेगा, ये नवीन नहीं होगा, ये नया नहीं बनेगा। ठीक, यानी कि वो सारी चीज़ें जिसको आप एक बार इस्तेमाल करें और दोबारा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। कैसे? जैसे मान लीजिए कोयला हो गया, तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, आपका घासलेट हो गया, तो ये सारी चीज़ें ऐसा है क्या कि जैसे मान लीजिए आपने गाड़ी उठाई, आप गाड़ी में बैठे, आपने पेट्रोल भरवाया, आप घूम के आए और पेट्रोल तो ख़त्म हो जाएगा, हो गया, तो अब क्या आप वापस हवा में से पकड़ के डालेंगे क्या? नहीं डाल सकते ना। इसका मतलब क्या है कि अनवीनीकरण में वो सारी चीज़ें आएगी जिसको आपने एक बार इस्तेमाल किया तो आप दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो ख़त्म हो जाएगा, आपको दोबारा से नया करना पड़ेगा। समझ गए? ठीक, अब इसका समाधान क्या है? सबसे पहली चीज़, हम वृक्षारोपण करें। ठीक है, हम जल संरक्षण यानी हम जल को बचाएं, हम पर्यावरण को अनुकूल रूप से स्वच्छ रखें, प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें, हम मुख्य रूप से अच्छी अच्छी चीज़ों का ध्यान रखें। सबसे पहली बात, और एक और चीज़, हमको हमारे पर्यावरण को इस प्रकार से इस्तेमाल करना है कि हमारी ज़रूरतें तो हम पूरी कर लें, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखें। ठीक, चलिए, तो यही था आपका लास्ट टॉपिक, है ना। इसके बाद संपूर्ण अध्याय का एक बार हम सारांश देख लेते हैं, जो कि आपको मुख्य रूप से ध्यान में रखना है। सबसे पहले, विकास केवल आय नहीं है। विकास का मतलब केवल आय नहीं होता है, विकास स्वास्थ्य और शिक्षा भी है। ठीक है, चलिए, लोगों के विकास के लक्ष्य मित्र और कभी कभी परस्पर विरोधी होते हैं, यानी कि लोगों के लिए विकास का अर्थ कभी कभी एक के लिए तो अच्छा हो सकता है, दूसरे के लिए वो अच्छा ना हो, यानी कि हर एक व्यक्ति के लिए विकास का मतलब अलग अलग हो सकता है। ठीक, इसके बाद सार्वजनिक सुविधा प्रणाली लाई गई, जो कि किसके लिए सहायक है? जो सहायक है गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए। ठीक है, उसके बाद जो HDI विकास यानी कि मानव सूचकांक जो है वो क्या बताता है? आधुनिक मानदंडों को दर्शाता है कि कौन सा देश कितना विकसित है, कौन से देश में आय के साथ साथ स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी ध्यान दिया जा रहा है। ठीक, इसके बाद सतत विकास, ये मुख्य रूप से आप ध्यान रखेंगे, आपको ये भूगोल में भी है ना। सतत पोषणीय विकास आपको शुरुआत में ही दिया गया है, तो आप इसको मुख्य रूप से ध्यान रखेंगे कि सतत विकास क्या है, कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी आपको बचाना है। आप खुद तो इस्तेमाल करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचाइए। ठीक, अब ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपको पता होने चाहिए। देखिए, इस पार्ट से आपको आने वाला है बहुत, सबसे पहली बात आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हमने ये जो चैप्टर है इसको पूरा, ये जो पार्ट था आपका, ये अध्याय 1, हमने इसको पूरा ख़त्म कर लिया। ठीक है, बहुत ज़्यादा कठिनाई मुझे लग रहा है आपको नहीं आएगी। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि इस पार्ट से आपको आएगा दो अंक का। ठीक है, और 2 अंक का आएगा तो आपको मुख्य रूप से 2-2 अंक वाले सारी जितनी भी परिभाषाएं हैं आप उन्हें याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं विकास से क्या आशय है, विकास की परिभाषा याद कर सकते हैं, विकास और गैर भौतिक लक्ष्य पढ़ना है, प्रति व्यक्ति आय अभी हमने पढ़ा, क्या होता है कि कुल जनसंख्या की जो आय है उसको कुल जनसंख्या से भाग देना। ठीक, फिर उसका सूत्र, फिर GDP यानी क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद। क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद। अब ये सकल घरेलू उत्पाद क्या है?
उसका मापते कैसे हैं वो देख लीजिएगा। फिर मानव सूचकांक कौन जारी करता है, ठीक है। शिशु मृत्यु दर आप देख सकते हैं, साक्षरता दर आपको याद करना है। फिर जो अनुपात है बच्चों के स्कूल जाने का जो अनुपात है, सार्वजनिक सुविधा यानी कि वो सुविधाएं जो सरकार आपको देती है। फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या होता है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली बहुत आसान है, यानी कि जो सरकार जो कम दाम पे बांटती है खाना, उसी को बोलते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है। उसका उद्देश्य मुख्य रूप से सतत विकास क्या होता है ये पढ़ सकते हैं आप, और एक नवीनीकरण संसाधन का उदाहरण, फिर अनवीनीकरण संसाधन। ये जो है नवीनीकरण और अनवीनीकरण, ये वाला जो मुख्य रूप से आपको भूगोल में भी देखने को मिलेगा, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद वापस से क्या द्वारा प्रकाशित किया जाता है, कौन सी संस्था इसको प्रकाशित करती है, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सी संस्था इसको प्रकाशित करती है, ठीक। विकास का उदाहरण, इसके मापदंड देख लीजिएगा कि क्या केवल आय ही विकास का मापदंड होती है, ठीक है। अब ये तो एक एक अंक वाले हो गए, ये दो दो अंक वाले, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से वही सारी चीज़ें हैं जिनको आपको थोड़ा सा बढ़ा करके लिखना है, ठीक है। एक और चीज़ देखिए, इसमें हरियाणा और केरल वाला दिया है, इसकी तुलना आप कर सकते हैं। अभी हमने पढ़ा वो जो टेबल थी उसमें आप देख सकते हैं, ठीक। और शिशु मृत्यु दर के कौन कौन से मुख्य संकेतात्मक होते हैं ये भी आप देख सकते हैं। राष्ट्र विकास किसे कहते हैं, यानी कि पूरे देश के में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार आना ही क्या कहलाता है, राष्ट्र विकास। उसी के साथ साथ सतत विकास भी आप देख सकते हैं, उसके दो उपाय बता दीजिएगा, ठीक है। और केवल आय को देखकर ही किसी देश का विकास मापा जाता है, ये भी आप हमें बताइएगा, ठीक है। तो इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपका ये जो पाठ है ये पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, बस अब बहुत अच्छे से मेहनत करिए और बहुत अच्छा स्कोर करेंगे आप लोग। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।